Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोपेक नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आयोपेक नेम के बारे में तो बताते हैं बेटा कि आयोपेक नेम एक्चुअली ये साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं सिस्टमेटिक सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से आयोपेक के बारे में बात कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको दिखते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन इन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल केमिस्ट्री के लिए। जो कोई भी गिवन कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर कोई मॉडिफिकेशन है ना, किसी भी केमिकल कंपाउंड को लेके, किसी भी रूल्स को लेके, तो आयोपेक आपका डिसाइड करता है, राइट। तो आयोपेक एक्चुअली साइंटिफिक सिस्टम एंड सिस्टमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो जैसे हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉपर आपके रूल्स होते हैं, ठीक है। उन रूल्स को हम लोग फॉलो करते हो, फॉलो करने के साथ आपको वहाँ पे किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लोग कर पाते हैं नेमिंग। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं ना, तो जिसमें हम रूल्स फर्स्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा रूल फर्स्ट में इफ़ cation is present, if cation is present in complex compound, then it is written is always first, मतलब बेसिक मीन ये है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जब आप उसको देख रहे हो, आपको दिया गया है, तो उसमें अगर आपका कैटाइन प्रेजेंट है इनिशियली, और इस कैटाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ एक्चुअली ए काउंटर आयन। ध्यान दो बच्चों, जो प्राइमरी बैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये इसको हम आयोनाइजेबल बैलेंसी के नाम से भी कॉल करते हैं। कि अगर जैसे एक एग्जांपल ले लूँ, समझ में आपको आ जाएगा। ध्यान दो, जैसे मैं ले रहा हूँ K4FeCN6, ठीक है, वेल नोन कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड को मैं एक्वस मीडियम में लेके आऊँ तो बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, बिकॉज इट इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू बच्चों <100 होती है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये आयोनाइज होगा तो 4K प्लस एक्वस में आपको दिखेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से आपको मिलेगा FeCN6, और इस पर चार्ज हो जाएगा आपका -4। टोटल ये भी एक्वस में टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, +4। तो इसका इस पर्टिकुलर एक्चुअली इट इज सॉल्ट, क्योंकि इसके पास कैटाइन एनाइन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टोटल पॉजिटिव +4 है, तो आपका यहाँ पे -4 मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस मॉलिक्यूल्स हमारा यहाँ पे स्टेबल हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अभी यहाँ से अकॉर्डिंग टू चार्ज हम बात करें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब ये जो गिवन मॉलिक्यूल्स आपको इसका स्टडी करो, तो हम इसकी नेमिंग बच्चों नेमिंग के लिए कहाँ से मूव करेंगे, फ्रॉम दिस साइड। जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको पोटेशियम दिख रहा है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे जैसे गिवन स्पीसीज में अगर आपका कैटाइन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम कैटाइन का ही नाम लिखेंगे। तो इस गिवन कंपाउंड के अकॉर्डिंग, एग्जांपल अकॉर्डिंग, सबसे पहला नाम बेटा किसका आ जाएगा, पोटेशियम का, ठीक है। तो फर्स्ट नेम आपके पोटेशियम का आ जाएगा। देन उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से आपको पता है पोटेशियम का नाम आ चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा, FeCN6, और इसके पास चार्ज होगा -4। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका जो पोटेशियम कैटाइन था उसको भी हम लिख लेते हैं। सपोज यहाँ पे 4K, ये आपके पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, +1 हम लिख देते हैं यहाँ पे। अभी ध्यान से देखो, तो इसका तो नाम हो चुका है पोटेशियम का, अब हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो अब बेटा किसकी बारी आएगी, अब आएगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बारी आएगी, ठीक है। तो मैंने फिक्स पॉइंट किया, इफ़ कैटाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ कैटाइन, अगर कैटाइन है तो ही आपको कैटाइन का नाम लिखना है, और फिर उसके बाद आपको एंटर कर जाना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो लेते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड रूल्स, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, तो सेकेंड रूल में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो नेमिंग है वो किस तरीके से आपकी हो पाएगी।
तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ लिगेंड। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले आपका नेम ऑफ लिगेंड्स इज रिटेन in alphabetically order, then name of सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। तो सबसे पहले देखो, उसके बाद बच्चों किसका नाम आएगा, जब हम कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो फिर उसका नाम आएगा बेटा लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स अगर एक से अधिक हैं तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद नाम किसका आएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम का या फिर आपके आयन का। इसको हम करेंगे इज रिटन फॉलोइंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसका डिफाइन करेंगे, बट ऑक्सीडेशन में किसमें बेटा रोमन नंबर में। ठीक है, रोमन नंबर्स के अंदर करेंगे हम लोग डिफाइन। तो एक बार मैं फिर से लिखता हूँ मॉलिक्यूल्स आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे आपको फिर से समझ में आ जाएगा। देखो K4 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपको मिलेगा FeCN6, ये गिवन आपके पास मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले जब हम एंटर कर रहे हैं तो पोटेशियम मिल रहा है। यहाँ पे अगर आपको मैं बोला था कि इफ़ कैटाइन इज प्रेजेंट तो उसका नाम पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला नाम हो गया आपका पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद अब यहाँ पे हम लोग कर जाएंगे एंटर। तो जब एंटर कर रहे हैं तो आप ये देखो कि ये आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, एक रूल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इसमें आपका नाम किसका आएगा बच्चों, नेम ऑफ लिगेंड आ जाएगा। अब लिगेंड यहाँ पे कौन सा आपको पता है, साइनाइड, ये हमारे पास क्या सा है लिगेंड है। और आयरन कैसा है आपका है सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे अवेलेबल है, या एटम बोल सकते हैं अभी। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पे जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हम निकालेंगे, है ना। तो सैंड को पता है, सैंड आपका -1 में रिप्रेजेंट होता है, नेगेटिव -1 चार्ज के साथ एनाइन है ना। तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ और रूल्स हैं, जैसे अगर सपोज मान के चलो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर आपके जो यहाँ पे हम लिगेंड्स को लेके आ रहे हैं तो लिगेंड्स में कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। ठीक है ना, वो रूल्स क्या है, मैं रूल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ मल्टीपल लिगेंड्स आर प्रेजेंट, अगर मल्टीपल लिगेंड्स आपके प्रेजेंट होंगे तो फिर वहाँ पे हम फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उनको हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा आपका, जैसे हम यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, कुछ इस तरीके से। ये सब के सब बच्चों प्रीफिक्स हैं। ठीक है, ये आपके प्रीफिक्स हैं जो आपके लिगेंड से जस्ट पहले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो डाई ट्राई टेट्रा ये जो आपके प्रीफिक्स हैं ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपके बहुत सारे लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, मतलब एक से अधिक मल्टीपल लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डाई ट्राई टेट्रा ये यूज करेंगे। ठीक है ना, और यूज करेंगे लेकिन किसके लिए, फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो डाइट्राई टेट्रा ये जो प्रीफिक्स है इनके लिए हम लोग ये जो बेटा हम लोग यूज करेंगे ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, क्या कि जब डाइट्राई टेट्रा को आप लिख रहे हो तो ये जो प्रीफिक्सेस को कभी भी हम इनको डाइट्राई टेट्रा ये जो आपको मिल रहा है इनको हम लोग कभी भी आयोपेक में जो हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस, तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे इन प्रीफिक्सेस को लेके। लेकिन जब जो लिगेंड आपके मोनोडेंटेड लिगेंड लिखे जाएंगे तो लिगेंड का जो फर्स्ट जो आपका करेक्टर होगा, ठीक है, तो फर्स्ट करेक्टर होगा उसके बेस पे हम आयोपेक फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाई डी पहले आ गया है फिर आपका सी टी आ गया है। ठीक है ना,
तो इनके बेस पे हम लोग इनको हम लोग आप ऐसे बोल सकते हो कि डाई टेट्रा को आप आयोपेक के बेस पे यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मोनोडेंटेड लिगेंड को जो स्पेसिफिक नेम है उनके, उनको आप अरेंज कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स नहीं है तो फिर क्या करना है? तो जैसे सपोज मान के चलो आपको मल्टीपल नंबर्स के अंदर आपको मिल रहे हैं बेटा चिलेट लिगेंड, ध्यान दो, ठीक है। चिलेट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। अगर चिलेटिंग लिगेंड मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको बेटा हम लोग बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड कैटेगरी की हम बात करते हैं, ठीक है, पॉलीडेंटेड कैटेगरी की बात करते हैं। तो अगर ये लिगेंड्स मिलेंगे तो फिर उनके लिए हम लोग बिल्कुल भी डाई ट्राई टेट्रा, ये जो आपके प्रीफिक्सेस हैं, डाई ट्राई टेट्रा, ये जो प्रीफिक्सेस हैं, इनको आपको यूज नहीं करना है। तो फिर क्या करना होगा इनकी जगह? जैसे अगर मैं बात करूँ, हमें मिल गया है मॉल आपके लिगेंड्स EN ट्वाइस मिल गया है ना, इस तरीके से। तो फिर इसके लिए बेटा हम लोग जो डाई मैंने यूज किया था मोनोडेंटेड के लिए, तो उसके जगह यहाँ पे हम यूज करते हैं बेस, ठीक है। एंड ट्राई के लिए बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्राई के लिए यहाँ पे हम ऊपर हम मोनोडेंटेड के लिए ट्राई यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसके लिए ट्रिस, TRIS, ठीक है। ट्रिस हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, है ना, इस तरीके से। और फिर अगर 4 होगा तो हम यूज करते हैं, वहाँ पे हम टेट्रा यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं TETRA, टेट्रा केस, ठीक है, सो ऑन, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो मोनोडेंटेड लिगेंड का जो नाम होगा, ठीक है, उनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे जब अगर आपके मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे। लेकिन डाई ट्राई टेट्रा, ये जो प्रीफिक्स है, इनको हम लोग डाई ट्राई टेट्रा, इनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर मल्टीपल नंबर्स में अगर आपके चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ रिंग, तो वहाँ पे हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज ना करके डाई की जगह हम लोग बेस यूज करेंगे, ट्राई की जगह हम लोग ट्रिस यूज करेंगे, टेट्रा की जगह हम लोग टेट्रा केस यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने EN ट्वाइस, इट इज़ एथिलीन डायमाइन, तो यहाँ पे इसके लिए क्या बेटा वर्ड यूज बेस हो जाएगा, क्योंकि ये ट्वाइस में है ना, तो आपका ये बेस यूज हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है। तो ये हम लोग अभी इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस किया था मैंने कि नेम ऑफ कंपाउंड आपको देखने को किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सबसे पहले नेम ऑफ आपको कैटायन करना होगा, जो काउंटर आयन है आपका। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेम ऑफ एनायन। जो नेम ऑफ एनायन है वो एक्चुअली में आपको पता है कि जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कॉम्प्लेक्स एनायन की बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे पास अगर ये सिंपल सॉल्ट होता है, जैसे हम बात करते हैं NaCl, तो आप क्या नाम बेटा, कैसे सबसे पहले आपका इसका सोडियम का आता है, फिर आप पे क्लोरीन का आता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग क्या फॉलो करते हैं, पहले नाम किसका आना चाहिए, आपके जो कैटायन है उसका आएगा, देन उसके बाद आपका नाम किसका आएगा, एनायन का आएगा, ठीक है ना। तो अब अगर एनायन कॉम्प्लेक्स एनायन है तो कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे लिगेंड देखने को मिलेंगे, राइट। तो फिर लिगेंड्स के बेस पे हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, तो उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी लिगेंड्स हमारे सिंपल भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लिगेंड्स हमारे, सिंपल का मतलब बेटा मान लो मोनोडेंटेड, ठीक है, तो इनके लिए हम लोग डाई टेट्रा वगैरह यूज करते हैं। और अगर हमारे पास चिलेशन लिगेंड होते हैं जहाँ पे रिंग फॉर्मेशन की बात करते हैं, डेंटिसिटी आपकी 2 से अधिक हो जाती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे हम लोग बेस ट्रिस वगैरह ये जो वर्ड हैं टेट्रा केस, वो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉजिक लिखा एक आपका, यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स इस तरीके से, इसके ऊपर चार्ज लिखा है आपका पॉजिटिव में X। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका होगा, नेम ऑफ लिगेंड, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था। फिर आपका नेम ऑफ लिगेंड के बाद बच्चों हम बात करते हैं आपके नेम ऑफ मेटल, देन आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन नंबर्स, ठीक है। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं लिगेंड्स की तरफ, ठीक है। तो लिगेंड्स में हमारे कुछ स्पेसिफाइड लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस पर हम देखेंगे। तो लिगेंड्स में सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे एनायनिक लिगेंड के बारे में। तो एंग लिगेंड में ध्यान दो कि अगर आपका एनाइन जैसे बेटा सल्फेट लास्ट में ATE आता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ई निकाल देंगे, ई को हम लोग फिनिश करेंगे सल्फेट में, लास्ट में जो आपके सफिक्स में ATE आ रहा है, ई निकालने के बाद बच्चों क्या करना है, इसकी जगह हम लोगों को ओ जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा, तो लास्ट में आपका क्या एटो हो जाएगा। अगर आपका ITE आ रहा है,
ठीक है। तो ITO जैसे आपका सल्फाइट होता है ना, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सल्फाइटो कर देना है, मतलब वहाँ से ई यहाँ से भी निकलना, ITO जोड़ देना है। अगर आपका यहाँ पे सल्फाइड आ रहा है, जैसे आपका फ्लोराइड होता है, क्लोराइड भी होता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या ई निकालने के बाद ओ जोड़ देंगे तो आपका आइडो हो जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि जो भी गिवन एनाइन से उसके लास्ट में से ई निकाल दो और ओ को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात करते हैं Cl-, तो क्या होगा बेटा, इसमें क्लोराइड ID आता है तो क्लोराइडो या फिर हम क्लोरो लिख सकते हैं, F- को फ्लोराइडो या फ्लोरो लिख सकते हैं। तो रूल्स हमारे पास ये है, ठीक है। तो पूरा आपको एनाइन कॉम्प्लेक्स को रटना नहीं है, ठीक है, आप रूल्स को समझ लो ऊपर। ऑक्स O2 मिलेगा तो ऑक्साइडो एंड ऑक्सो। O2 इस तरीके से मिलेगा -2 तो आपका परऑक्साइडो हो जाएगा एंड परऑक्सो हो जाएगा। N-3 मिलेगा तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा एजाइडो हो जाएगा, एजो हम बोल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे CH3 तो इट इज एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेट से निकल के आ रहा लास्ट में आपका ET आता है, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे SO4-2 है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा। SnCl3- है तो आपका ट्राईक्लोरो स्टैंटो हो जाएगा, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा है AC- लिखा है, तो AC का मतलब होता है एसीटेट, ठीक है। तो एक AC का मतलब क्या हो जाएगा आपका, आपका एसिड में आ जाएगा, एस्टाइल हो जाएगा, है ना। और एक AC- है तो आपको वहाँ पे लास्ट में 80 वर्ड आपका लग जाएगा, बिकॉज एसिटेट है ना, तो लास्ट में 80 आता है, ठीक है। तो इसमें से ई निकाल देंगे हम लोग तो क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 80O, ठीक है। तो लास्ट में ये जो सफिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आपको डिफरेंस देता है ऑप्शंस के अंदर। NH2- की बात करो तो यहाँ पे अमाइडो हो जाएगा। नेक्स्ट है NO3-1 नाइट्रेटो हो जाएगा। NH-2 तो इमाइडो, इमाइड होता है ना, तो इमाइड में से ई निकल जाएगा, लास्ट में से ओ आ जाएगा, इमाइडो। सल्फर-2 है तो यहाँ से आपको सल्फाइडो, मतलब ये आपका लास्ट में अगर देखो तो आपको ई देखने को मिलेगा, तो उसको निकाल देना क्योंकि ये सल्फाइड में आता है ना, -2 चार्ज, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सल्फाइडो। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ Na-3, तो देखो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब तो बच्चों एसीटेटो है, ये फिक्स है, उस पर -3 है, तो मतलब देखो आपके ट्राई एसीटेटो हो गए। आप ऐसे देखो तो CH3 यहाँ पे हम ऐसे लिंक कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O-, नेक्स्ट इज CH2 C डबल बॉन्ड O N-, एंड नेक्स्ट इज CH3 करेंगे तो एक तो आपकी बैलेंसी होनी चाहिए ना खाली, तो CH2 कर लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-। अभी ये कुछ इस तरीके से आपका अटैच होगा, ध्यान दो, क्योंकि ट्राई एसीटेटो पार्ट है और इस पर आपके 3 जो है ना वो नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये -1 ये ऑक्सीजन का, तो ये -3 समझ में आ गया। Ta का मतलब ट्राई एसीटेटो हो गया, तो यहाँ पे ट्राई एसीटेटो हो गया। N का मतलब आपका हो जाएगा नाइट्रो। नेक्स्ट बात करते हैं N-3 की बात करते हैं तो यार नाइट्राइडो हो जाएगा, क्योंकि नाइट्राइड है आपका ये, ठीक है, ई निकल जाएगा। NO2-1 तो आपका नाइट्राइटो हो जाएगा। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल या मिथाइलो बोलो। C2H5 को बोलते हैं इथाइल या इथाइलो बोल दो। Cn- आपका साइनो अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। ये हो गया आपके सब के सब एनानिक लिगेंड्स। इसी तरीके से बात करते हैं हम लोग कैटायनिक लिगेंड की तरफ। तो कैटायनिक लिगेंड के अंदर बच्चों स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है, एक तो आपका NH2 NH2+, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का मतलब बच्चों लास्ट में आता है सफिक्स EM, ठीक है। जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आता है उसके लिए बेटा हम EM वर्ड यूज करते हैं, जिसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीरियम, ठीक है। NO+ की बात करते हैं नाइट्रोसोनियम, तो नाइट्रोसोनियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज नाइट्रोसिलियम भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही नाम अपने आप में कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नाइट्रोसिलियम लिखा मिलता है तो भी ये हमारे लिए कैसा होगा, करेक्ट होगा। सेम हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड की तरफ। तो न्यूट्रल में बेटा आप देख सकते हो ये आपका अमोनिया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया के लिए बहुत से बच्चे यहाँ पे स्मॉल ए एक ही एम लगाते हैं, तो एक एम नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे 2 एम आपको लगाने हैं, ठीक है ना। एक एम कहाँ लगाना है वो आप लोगों ने अभी डिस्कस किया था एनानिक लिगेंड के अंदर, ठीक है। ये कैटानिक लिगेंड है, तो सॉरी ये न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल के अंदर बच्चों यहाँ पे आपका जो अमोनिया आपके 2 एम देखने को मिल जाएंगे, तो अमाइन हो जाएगा। NO का मतलब नाइट्रोसिल, CO का मतलब कार्बोनाइल, CS का मतलब बेटा सल्फर तो आपका थायो कार्बोनाइल, ठीक है। ये आपके यहाँ पे न्यूट्रल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स तो एक्वा यूज करेंगे, और EN इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकॉर्डिंग टू NCERT आपको फॉलो करना, तो ये नाम लिखना होगा, ठीक है, ये नाम नहीं लिखना होगा, इसको फॉलो करना होगा, जनरली आपको यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी लिखा मिल जाए तो कोई गलत नहीं है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही लिखो मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम इथाइन्स की बात करते हैं
तो देख सकते हो आप यहाँ पे मिलता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक अब आपका NH2 यहाँ पे अटैच, एक आपका NH2 यहाँ पे अटैच, ठीक है ना। तो नंबरिंग की बात करते हैं तो आपका 1,2, तो 1 पे आपका एक अमाइन, एक 2 पे अमाइन हो जाएगा। तो आपका कितने अमाइन, 2 अमाइन, डाई अमाइन लास्ट में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपका 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो आपका ये कैसा है, आपका सैचुरेटेड है ना। तो आपका ये इथेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, देन आपका हाइफन 1,2 हाइफन डाइअमाइन, ठीक है। ये हो गई बेटा कुछ इनके स्पेसिफिक नेम। इसमें कुछ और भी हैं, जैसे हम बात करते हैं पायरिडीन के बारे में, है ना। ये आपका अच्छा खासा बेटा बेस रहता है, लिविस बेस, बाई पायरिडीन, ठीक है, इस तरीके के नाम लिखेंगे। PPH3 तो आपका ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन आपको पता है PH3 हम लोग यूज करते हैं बच्चों, गैस की फेज में होता है, फॉस्फोरस फैमिली में डिस्कस किया था हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, क्योंकि यहाँ से तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है और यहाँ से फिनाइल को लिंक कर देना है, तो आपका बन जाएगा PPH3 ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। नेक्स्ट है आपका CH3NH2, तो ये आपका मिथाइल अमाइन है, ये भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट है EN जो डिस्कस किया था, वो आपका इथाइलिन डाइमाइन हो गया, ठीक है। ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिस, ये तो आपके ऊपर के लिगेंड्स हैं, उनके लिए हम लोग स्पेसिफिक नेम देख लिए। अब बात करेंगे कि अगर आपको बिस, ट्रिस, टेट्रा, ये सब हम लोग यहाँ पे बिस, ट्रिस और ये सब यूज करते हैं, तो उनके पीछे आपके क्या है, लॉजिक क्या है। तो बिस, ट्रिस टाइप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच कंटेन डाई ट्राई वर्ड इन देयर नेम। जैसे हमने बात करी थी कि हमारे पास अगर चिलेटिंग लिगेंड होंगे, ध्यान दो, अगर चिलेटिंग लिगेंड होंगे तो उस केस में हम लोग डाई की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, बिस, ट्राई की जगह ट्रिस, टेट्रा के लिए टेट्रा केस, है ना। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल देखो EN ट्वाइस, तो इसके लिए हम लोग क्या बेटा, इट इज ए चिलेटिंग लिगेंड, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से मिलेगा NH2, इधर से भी मिलेगा NH2, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा। सेंट्रल मेटल एटम सपोज मान लेते हैं Mn प्लस आपका यहाँ पे है, तो एक इधर से डोनर साइड, एक आप ये डोनर साइड, तो रिंग का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ये इसके लिए हम लोग अगर यहाँ पे ट्वाइस कर दिया गया है, तो हम लोग डाई यूज ना करके हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस, तो बेस इथाइलिन डायमाइन हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका बेस ट्रेस टाइप वर्ड ऑल्सो यूज्ड फॉर सम ऑर्गेनिक लिगेंड एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर थायोसल्फेट आयन। तो हमारे पास ये जो आयन गिवन है, इन आयन के लिए भी हम लोग क्या कर देते हैं, बेस ट्रेस जो आपकी ये जो स्पेसिफिक प्रीफिक्स है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपका H2O3-2, सपोज सोडियम थायोसल्फेट है, तो वहाँ से आपके 2 सोडियम बाहर चले गए, तो यहाँ से मिला H2O3-2, ये आपका हो गया थायोसल्फेट, है ना। नेक्स्ट आपका ऑक्सिलेट है C2O4-2, ये आपका आता है H2C2O4 से 2 हाइड्रोजन बाहर जा चुके हैं, तो आपको ये मिला एनाइन। नेक्स्ट है पायरिडीन, नेक्स्ट है आपका बेंजीन। तो इनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस, ये जो हमारी स्पेसिफिक प्रीफिक्स है वो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो चाहे आपके चिलेटिंग लिगेंड हो, नो डाउट, तो वहाँ भी आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही क्या करना होगा, इनको अरेंज करना होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ध्यान दो कि जो भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्पीसीज गिवन है और उस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के अंदर अगर आपका एनायनिक पार्ट बच्चों क्या है, कॉम्प्लेक्स स्पीयर है, ध्यान दो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ K4FeCN6, ठीक है, मैंने फिर से ये मॉलिक्यूल्स ले लिया है, यहाँ पे इसको हम आयोनाइज करा लेते हैं, तो यहाँ से बेटा मिल जाएगा आपको 4K+, ये तो आपका सिंपल कैटायन है, ये अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को बिल्कुल देगा। लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा आपको FeCN6, इस पे चार्ज होगा -4, तो ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कॉम्प्लेक्स एनायन अगर आप पूछ रहे हो कि सेनेट क्या आपका Fe जो है क्या वो टेस्ट देगा, क्या सेनेट टेस्ट देगा, तो नहीं देगा, ये अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को नहीं देने वाले, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस समय हमारे जो भी गिवन सेंट्रल एटम होंगे, उन सेंट्रल एटम के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में क्या जोड़ना है, ATE जोड़ना है। और यहीं पे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर आपको मिल रहा है कैटायन, तो फिर वहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जो सेंट्रल एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका सिंपल नेम लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारे पास जैसे क्रोमियम प्रेजेंट आ गया है, अगर वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपका सेंट्रल मेटल एलिमेंट है और जहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कैटानिक फेज में जा रहा है, तो बेटा उसका नाम सिर्फ हम क्रोमियम ही लिखेंगे। अगर वही क्रोमियम
वही क्रोमियम अगर आपका एनायन के पार्ट में जा रहा है, ध्यान दो, अगर वही आपका क्रोमियम अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अगर एनाइन पार्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, अगर एनाइन पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स स्पीयर में जा रहा है तो फिर उसका नाम आपका क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा, लास्ट में एटी जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर पॉजिटिव पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स स्पीयर का, अगर उसमें जो आपको सेंट्रल मेटल एलिमेंट है तो वहाँ पे उसका नाम एज इट इज़ वही नाम लिखा जाएगा जो उसका नेचुरल नेम होता है। लेकिन वहीं पे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट का, सेंट्रल एलिमेंट का, अगर आप जब आयोनाइज करते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, सॉल्ट को, तो वहाँ पे आपको अगर उसका जो नेगेटिव पार्ट में आता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर, तो फिर उसका नाम के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स एटी वर्ड को यूज करते हैं। जैसे बी तो आपका ये क्या हो जाएगा, बेनेडेट हो जाएगा, सी आर के लिए क्रोमेट हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो हम बता रहे हैं ये नेगेटिव को लेके बता रहे हैं, एनाइन को लेके, ठीक है। एम एन मैग्नेट, एफ ई को फेरेट, बाकी आपका आयरन रहेगा, है ना। सी ओ के लिए हम लोग कोबाल्टेट, निकल के लिए निकलेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, ए यू के लिए ऑरेट हो जाएगा, जिंक के लिए जिंकेट, मर्करी के आपका मर्क्यूरेट हो जाएगा, प्लेटिनम के लिए आपका प्लेटनेट हो जाएगा, पी डी प्लेटिनम के लिए आपका पैडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सी ए के लिए आपका कैल्सिएट हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड मैग्नीशियम के लिए बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे गिवन एक कंपाउंड है, कुछ एक कंपाउंड आपके लिए है मैंने, उन कंपाउंड्स के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो जरा इसको पहले हम आयोनाइज कर लेते हैं एक्वस मीडियम लेके। तो आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो एनाइन पार्ट है वो तो NO3-1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंपल एनायन है। तो ध्यान दो, सिंपल एनायन है तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच्चों होगा आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा। और कॉम्प्लेक्स कैटायन में अगर आपको सेंट्रल एलिमेंट जो दिख रहा है तो उसका नाम एज इट इज वैसा लिखा जाएगा जैसा उसका नेचुरली होता है, तो हम कोबाल्टेट नहीं करेंगे। ये बात आपको समझो ध्यान से। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो इस गिवन कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के अंदर कहीं आप इधर से स्टार्ट करो लेफ्ट साइड से, तो कहीं आपको क्या, कहीं कैटाइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। अरे कहीं आपको काउंटर आयन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन जो भी दिख रहा है वो कॉम्प्लेक्स कैटाइन दिख रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन दिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन का मतलब इट इज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम लोगों को कैटाइन नहीं देखा तो कैटाइन का नाम नहीं लिखा जाएगा, है ना। काउंटर आयन मतलब सिंपल कैटाइन नहीं देखा। अब यहाँ पे जो कैटाइन दिख रहा है वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स है तो मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग कहाँ मूव करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो सारे के सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लेके। तो अब देखो, अब सबसे पहले नाम किसका आता है, लिगेंड्स का। तो लिगेंड में क्या है आपका, NH3 है, वाटर है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा बिल्कुल यूज करेंगे बिकॉज मोनोनेटेड लिगेंड्स की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो, आपका जो NH3 है उसके लिए मैंने यूज किया था बेटा AMMINE, ध्यान दो, ठीक है। डबल एम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो अमाइन A से स्टार्ट है। वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों किससे, ये भी ए से स्टार्ट होता है, एक्वा हम लोग यूज करते हैं। ब्रोमीन है तो इसके लिए हम लोग बेटा क्या यूज करेंगे, ब्रोमाइडो। याद करो मैंने बोला था ना, अगर लास्ट में IDE आता है लिगेंड्स में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IDO लगाते हैं निकालने के बाद। क्लोरीन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, क्लोराइडो लगाएंगे। तो इनको अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं। तो देखो अमाइन A से स्टार्ट है, एक्वा A से स्टार्ट है, तो पहले आने वाले हैं किससे, ब्रोमीन से और क्लोरीन से। तो इसमें देखो देखो ए तो दोनों में कॉमन है, एक्वा और अमाइन में। तो एम कंपेयर करें, नेक्स्ट हम लोग बर्ड पे मूव करेंगे। यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्यू है। तो एम पहले आता है क्यू से, इसलिए इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले देखो दो अमाइन तो डाई अमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट डाई एक्वा हो जाएगा। ब्रोमीन क्लोरीन सिंगल सिंगल है तो मोनो लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, तो ब्रोमाइडो एंड क्लोराइडो हो जाएगा, BC हो जाएगा अल्फाबेटिकली। ये तो हो गया आपके यहाँ पे लिगेंड्स के नेम प्रीफिक्स के साथ, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट बेटा नंबर आएगा आपके सेंट्रल मेटल एलिमेंट कोबाल्ट का। तो यहाँ पे देखो जो कोबाल्ट है वो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ए पार्ट ऑफ कैटाइनिक, राइट। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम सिर्फ कोबाल्ट है, कोबाल्टेट नहीं आएगा। अब लास्ट में तो आपको पता है NO3- बने तो नाइट्रेट को रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे CO की। तो देखो अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा, न्यूट्रल। ब्रोमीन के पास माइनस है, -1 तो निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो बेटा जरा सिंपल सा है। तो यहाँ पे ले लेते हैं X + 2 × 0 फॉर अमोनिया, 2 × 0 फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। ब्रोमीन के लिए -1 एंड फर्दर क्लोरीन के लिए भी -1 इज इक्वल टू NO3- बन जाएगा तो यहाँ पे +1। ये दोनों के दोनों -2 हो जाएंगे, ये इधर से इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दो तो आंसर कितना बच्चों, +3 मिला। ये तो सब 0 0 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3 आ जाएगी।
तो मतलब रोमन के अंदर हम लोग 3 यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में आपका नाइट्रेट सिंपल हो गया। अरे क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको? यस। पर लेने वाले ध्यान दो, क्रोमियम के साथ बच्चों आपका अमोनिया है 4, इन वाटर मॉलिक्यूल से 2, एंड क्लोरीन आपकी 3 है। आप इसे आयोनाइज करा दो, तो आयोनाइज करने पे ध्यान दो यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है। आयोनाइज कराएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3Cl-1। तो ये तो बच्चों हमारे पास है सिंपल एनायन, ये अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को बिल्कुल देने वाला है बिकॉज इट इज सिंपल। और यहाँ से आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स पार्ट, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्रोमियम हो जाएगा एंड अमोनिया 4 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे आपके यहाँ पे 2, और यहाँ बेटा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। टोटल बेटा नेगेटिव चार्ज कितना है? -3 है, तो इस पे चार्ज कितना? +3 आ जाएगा। तो ये जो आपको मिल रहा है कैटाइन, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स कैटाइन, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है। तो इसमें आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है क्रोमियम, उसका नाम एज इट इज़ वैसे लिखा जाएगा जो नेचुरली होगा, मतलब क्रोमेट करके आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में कहीं कैटाइन दिख रहा है क्या? स्टार्टिंग में कोई काउंटर आए, सिंपल कैटाइन नहीं दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन दिख रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन दिख रहा है मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का पार्ट है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर मिला तो मतलब हम लिगेंड की तरफ चले जाएंगे। तो आपको दिख रहा है अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, अमोनिया ए से स्टार्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्वा ए से स्टार्ट है। तो कंपेयर करते हैं, तो पहला तो ए और ए दोनों में सेम आ रहा है। तो अब आते हैं सेकंड आपके स्मॉल एम, यहाँ पे क्यू, स्मॉल एम पहले आएगा। तो देखो अमाइन आपका जो अमोनिया है वो कैसा मोनोडेंटेड है, 4 है। तो हम लोग डाई टाई टेट्रा पेफिक्स यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा का मतलब 4 और अमाइन, टेट्रा अमाइन हो गया। डाई का मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक्वा हो जाएगा। एंड लास्ट में क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, अमोनिया कितना हो जाएगा 0, वाटर का 0, टोटल चार्ज ऊपर कितना +3, तो आपको 3 मिल जाएगा सिर्फ। और लास्ट में आएगा आपका क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही बोलता कि यही क्लोरीन आपका अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो फिर क्लोराइडो लिखा जाता है, ठीक है ना। लास्ट में है तो आपका क्लोराइड लिखा जाएगा बिकॉज इट इज आयोनाइज पार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूल से बच्चों, प्लेटिनम En ट्वाइस, NO2 ट्वाइस एंड आपका सल्फेट। आप इसे आयोनाइज करो तो आयोनाइज करने पे आपको क्या मिलेगा? सल्फेट तो -2 में गया, और ये वाला पार्ट आपको मिलेगा +2 के अंदर। तो स्टिल अभी भी यहाँ पे कोई भी आपका कैटाइनिक पार्ट स्टार्टिंग से नहीं है ना, सिंपल कैटाइन नहीं है। एनाइन आपका सिंपल है तो, लेकिन कैटाइन कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा लिगेंड से स्टार्ट कर लेते हैं। EN का मतलब बेटा आपका हो जाएगा एथिलीन डायमाइन। हम लोग मैंने बोला था कि इसको हम लोग इथेन 1,2 डायमाइन भी लिख सकते हैं, वो भी एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू NCERT आयोपेक के अकॉर्डिंग। बट ध्यान दो कि यहाँ पे जो EN है ना, EN के लिए हम लोग क्या यूज करें? तो आपको मैंने बोला था कि इट इज ए चिलीचिंग लिगेंड, तो इसके लिए बेटा डाई यूज ना करके हम लोग क्या यूज करेंगे? बेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेस मैंने क्यों यूज किया? नेक्स्ट आपका बेटा NO2 पार्ट, इट इज सिंपल, तो इसमें डाई आ जाएगा। बाकी आपका नाइट्राइटो, याद करो नाइट्राइट था ना, ई निकल जाएगा तो नाइट्राइटो आ जाएगा, डाई नाइट्राइटो। बाकी आपका जो प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम के लिए बेटा इट इज ए कैटाइनिक पार्ट, तो ये आपका प्लेटिनम सिर्फ आएगा, प्लेटिनेट करके नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल पाओगे। EN तो आपका न्यूट्रल है, बाकी यहाँ से निकालोगे तो ये आपका -1 में जाएगा, तो आपके माइनस हो जाएगा, तो आपका +2 हो जाएगा, +2 +2 +4 हो जाएगा। आंसर इज +4 ऑक्सीडेशन नंबर एंड आपका ये लास्ट में सल्फेट, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अगर यही सल्फेट अंदर तो आपका सल्फेट हो जाता ई निकलने के बाद, ठीक है ना। अच्छा, बाकी नेशनल रिजेंट के बारे में तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा ही था, ठीक है। नेशनल रिजेंट आपका K2HgI4 मैंने अमोनिया के टेस्ट के लिए आपको डिस्कस किया था, है ना, अच्छे से। और ज्यूटर आपके सॉल्ट के बारे में CO यह है बेटा अमोनिया 4 एंड आपका सल्फेट। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी देखने को मिलेंगे। तो बाकी देखो मैं एग्जांपल की और बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एक गिवन स्पीसीज है, एक कैटाइनिक स्पीसीज है, आप लोग नाम कर पाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डाई बिकॉज आपका ये भी मोनो है, ये भी मोनो है, तो यहाँ पे कहीं भी बिस्टिस वगैरह यूज नहीं होगा, लास्ट में आपका आयन आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दे रखा है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन बाहर दे रखा है एंड आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी डॉट करके दे रखा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो मतलब है ही नहीं आपको, वो तो आयनाइज होगा ही नहीं आपको, सिर्फ Cl- है ना, वो आपका आयनाइज हो जाएगा Cl-1 में। इस पे चार्ज कितना प्लस बना जाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, वाटर को भी आयनाइज करा देते हैं। तो वो क्या बोल देते हैं कि सर यहाँ से वाटर आयनाइज करेंगे तो H+ एंड OH-, इस तरीके से करते हैं रिप्रेजेंट। तो वाटर तो भाई आयनाइज होगा ही नहीं ना, तो वाटर से मतलब ही नहीं है। तो वाटर के लास्ट में हम लोग वाटर भी सिर्फ लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर डाईहाइड्रेट भी हम लोग लिख सकते हैं उसके लिए, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डॉट करके, ठीक है ना। उसके लिए ध्यान रखना, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हम लिखते हैं? डाईहाइड्रेट, या फिर हम 2 वाटर लिख सकते हैं।
अच्छा, ये आपका कैसा कैटायनिक पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक है बट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे लिगेंड से। लिगेंड बेटा 4 वॉटर है, मोनोडेंड्रिट तो आपके टेट्रा एक्वा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन। तो देखो मैंने बोला था कि अगर आप देख रहे हो कि डाई टाई टेट्रा जो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स, उस पर आप आयोपैक में जो अल्फाबेटिकल उसको फॉलो नहीं कर सकते हो। डाई डी से स्टार्ट है, टी आप टेट्रा टी से स्टार्ट, तो आप बोलोगे सर डी तो पहले आ जाए, तो डाई पहले कर दो आप, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्वा ए से स्टार्ट है और आपका जो क्लोरीन है वो सी से स्टार्ट है, इसलिए हम इस ए और सी से कंपेयर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइड हो जाएगा और कोबाल्ट होगा और थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा और आपका क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से बेटा K4Fe का भी आपने हम लोगों ने बात करी थी, जिसका नाम होगा आपका, देखो पहले कैटाइन मिल रहा है तो नाम सबसे पहले पोटेशियम आ जाएगा, फिर आपका बेटा लिगेंड आएगा तो हेक्सा साइनो आ जाएगा, और लास्ट में आपका पता है कि बेटा ये जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनायन है। देखो FeCN6, इस पर चार्ज कितना होगा बच्चों, -4 होगा, इट इज एनाइन पार्ट। तो यहाँ पे फेरेट मतलब फेरेट बेटा देखो आपका यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना, आयरन बात कर रहे थे, तो वो इसके लिए हम वो नहीं लिख सकते, फिर यहाँ पे 80 आपको जोड़ना पड़ेगा लास्ट में, तो फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे पास स्पीसीज थे उनके बारे में बेटा हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और आएगा जो मैं स्टार करके रिप्रेजेंट किया है कि बेटा K2HgI4 ये नेचुरल रिएजेंट है, तो इसको हम लोग फॉर्मेशन और इसके मैकेनिज्म की बात तो करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रीवियस लेक्चर को देख पाओगे। HgI2 के साथ आपके यहाँ पे मैं बात करता हूँ टू मतलब एक्सिस में आपके पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ से बनता है K2HgI4। तो क्वेश्चन ये है कि जो नेचुरल रिएजेंट बेटा, अब ये क्वेश्चन है कि ये जो गिवन ये जो कंपाउंड आ चुका है, इस कंपाउंड का बात कर रहे हैं, तो इट्स सॉल्यूशन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड नेचुरल रिएजेंट। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो साथ जो सॉल्यूशन इस गिवन कंपाउंड का, तो तब बेटा हम बोलते हैं इसको नेचुरल रिएजेंट। ठीक है ना, बाकी जो कंपाउंड है इन कंपाउंड का आप लोग कर पाओ, एक बार चेक करो इसे। ठीक है, चेक करके बताओ मुझे, आप लोग इजीली कर पाओ, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन इसका देखो बच्चों, मैं इसका बताता हूँ जरा। ईएन थ्राइस लिखा है ना, तो मतलब ये आपके क्या सैचुरेटिंग लिगेंड है, तो मतलब ट्रिस आ जाएगा। ठीक है ना, ट्रिस, और आपका इथेन इथाइलिन डायमाइन हो जाएगा, और आपका लास्ट में आपका देखो कैटाइनिक पार्ट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ से आपका निकल हो जाएगा, और ये सेकेंड आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, और आपको मिलेगा नाइट्रेट। क्लियर ये पॉइंट? आयोपेक नेम ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स का हम लोग आयोपेक नेम करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पॉली का मतलब क्या है पहले समझते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और न्यूक्लियर का मतलब बेटा न्यूक्लियस चार्ज से रिलेटेड कुछ हो रहा है ना, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस ऐसा कुछ है। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट ये है कि एक से अधिक आपके मेटल, क्योंकि मेटल के पास ही बच्चों आपको क्या दिखता है, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करी जाएगी। तो एक से अधिक अगर आपको मेटल्स दिख रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर या हाइड्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इसके जरा हम बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, द कॉम्प्लेक्सेस or the compound in which more than one metal atom or ion is present are known as पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस या पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो बेसिक सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, आपको समझ में आ पा रहा होगा कि द कॉम्प्लेक्सेस द कंपाउंड इन विच मोर देन वन मेटल एटम और आयन इज प्रेजेंट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड या बेटा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसमें देखो एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने किया यहाँ पे EN ट्वाइस, this is a chromium hydroxy in OH part, now this is chromium, इस तरीके से, और यहाँ मैंने कर दिया है बच्चों EN ट्वाइस, ऐसे ले लिया है, ध्यान दो, और इसको मैंने क्लोज कर दिया इस तरीके से। अब ये जो गिवन स्पीसीज है उसमें ध्यान से देखो, आपको समझ में आ पा रहा होगा कि इसमें से ये जो OH वाला पार्ट है ये तो पता है आपको लिगेंड्स है, बट ये लिगेंड्स जो है बच्चों वो क्या कर रहे हैं, ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
मतलब देखो तो यहाँ पे ये इधर क्रोमियम था, यहाँ पे इधर क्रोमियम है, इसके साथ देखो यहाँ पे इधर जॉइंट है, एक ये पूरा ऊपर से ब्रिज बन रहा है, एक ब्रिज आपको नीचे से मिल रहा है। तो जो OH OH होंगे ना, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ब्रिज लिगेंड। समझ में आ रहा है? इनको हम बोलेंगे ब्रिज लिगेंड, क्योंकि ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जो क्रोमियम आपको दिख रहा है, ये क्रोमियम तो बच्चों फिक्स है आपका, ये तो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, और इधर भी एक क्रोमियम। बाकी ईएन टॉइस है, ये तो आपको लिगेंड्स है, बट ये आपके ब्रिज लिगेंड्स नहीं है, ये आपके नॉर्मल लिगेंड की तरीके से काम करेंगे। बट यहाँ पे हम आयोपेक नेम करेंगे, तो कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास ब्रिज लिगेंड क्या है एक्चुअली में। ठीक है ना, तो ब्रिज लिगेंड पे थोड़ा हम लोग और ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो हेडिंग ले लेते हैं बच्चों, ब्रिज लिगेंड्स। तो एक्चुअली ब्रिज लिगेंड्स में स्पेसिफाइड नहीं है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम उन्हीं पे ही बात करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ इसकी डेफिनेशन को लेके। दोज ligands which are attached to separate या फिर बच्चों सिमिलर, सेपरेट या सिमिलर मेटल एटम। लेकिन क्वेश्चन है इस सेपरेट का समझो। सेपरेट का मतलब ये है कि दो अलग अलग नहीं बच्चों, दो अलग अलग पोजीशन पे आपकी सेम मेटल हो सकती है, या फिर डिफरेंट मेटल्स भी हो सकती है। ठीक है ना, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एटम और आयन मेकिंग ए ब्रिज between them, such ligands are called bridging ligand। ठीक है, इस टाइप के लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। और फिर यहाँ से जो बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं लिगेंड्स के थ्रू, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, या फिर बच्चों बोलते हैं हाइड्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है? तो इनको हम इस नाम से कॉल करते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, दोज लिगेंड्स which are attached to two separate similar metals atom, ions making a bridge between them, such ligands are called आपके ब्रिजिंग लिगेंड्स। और वहाँ से जो कंपाउंड बनते हैं वो उनका नाम होगा बेटा पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड या फिर हाइड्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स। नाउ कम्स टू एग्जाम्पल की बच्चों बात कर लेते हैं। तो आपका डाइनाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, एक लोन पेयर यहाँ मिलेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे, ये भी ब्रिजिंग लिगेंड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज सल्फेट SO4-2, ये भी ब्रिजिंग कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट बच्चों ले लेते हैं हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, ये भी ब्रिजिंग में जो इंपॉर्टेंट है वही बात कर रहा हूँ, NH2-1, ये भी आपका ब्रिजिंग होगा, लोन पेयर इसके पास भी मिलेगा एज इट इज़। यहाँ पे हम बात करें तो एक लोन पेयर, दो एक नेगेटिव में भी है, यहाँ पे बात करेंगे तो एक लोन पेयर, बाकी आपका नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना, इसके बाद ऊपर मिलेगा ना नेगेटिव वे से यहाँ पे भी। ठीक है ना, वो आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं Cl-, तो Cl ये भी आपका इसी में आता है, जहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ होगा, N2 N3 बिकॉज ऑफ नेगेटिव, तो एक लोन पेयर आपका यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। और एक और आपका रहता है ऑक्सीजन, इस पर अगर मैं -2 लिख दूँ तो चेक करो बेटा, एक होगा यहाँ पे लोन पेयर 2 N3 N नेगेटिव की वजह से आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपके जो मैंने कुछ स्पेसिफाइड लिखे हैं, इन लिगेंड्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। अब कहानी स्टार्ट होगी कि हम ये जो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल ध्यान देते हैं, EN ट्वाइस, दिस इज ए कोबाल्ट, NH2 एंड कोबाल्ट, यहाँ पे EN ट्वाइस, इसको हम क्लोज कर देते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, एंड SO4 ट्वाइस। तो देखो इसकी नेमिंग करना बहुत सिंपल है। किस तरीके से, आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेटल एटम तक आपको इधर की नेमिंग इस तरीके अलग करनी है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी नेमिंग आपको अलग करनी है।
और जो बीच के लिगेंड है उनको आपको एक साथ रखना होगा, और सल्फेट लास्ट में आपका आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, पहले इसको फॉलो करेंगे फर्स्ट, देन इस तरीके से, और आपके लिगेंड्स आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जब इधर से मूव कर रहे हो लेफ्ट साइड से, आपको क्या मिल रहा है, EN ट्वाइस मिल रहा है। EN ट्वाइस बच्चों कैसा है आपका, आपका ये जो लिगेंड है वो आपका चेटिंग लिगेंड है, तो आपको पता है यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर, तो आपका पॉइंटेड लिगेंड है, तो आपको 20 आने वाला है, डाई नहीं 20 आएगा। देन इसका आपका नेम बच्चों इथेन हाइफन 1,2 हाइफन डाई अमाइन आ जाएगा, इस इथेन 1,2 डाई अमाइन। बेटा ये NH3 नहीं है, आप डबल M मत सोचो है, यहाँ पे NH2 जो मैंने बताया था ना, जो ब्रिजिंग लिगेंड माइनस वाला, वो आपके इसलिए 1 M यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब बेटा बारी किसकी आएगी, कोबाल्ट की बारी की, तो हो गया। अब कोबाल्ट की बारी, तो कोबाल्ट तो बेटा सीधा कोबाल्ट। अब ये भी देखो, ये बेटा सल्फेट कैसा है, ये तो आपका नेगेटिव में जाएगा, एनायन होगा, बट कैटाइन कैसा कॉम्प्लेक्स, तो फिर कोबाल्टेट ना हो, कोबाल्ट आएगा सिर्फ नाम, ये ध्यान रखना। बच्चे बहुत बच्चे कोबाल्टेट जबरदस्ती करके आते हैं, ये जब मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटाइन है तो सेंट्रल मेटल एलिमेंट का नाम बच्चों नॉर्मल होगा, जैसा होता है वैसे ही। ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में निकालेंगे, उसको छोड़ दिया करो, ठीक है, लास्ट में निकालेंगे। अब सुनो ध्यान से यहाँ पे और क्या होगा। जो ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड को लिखने से पहले, मैं फिर से सुनो ध्यान से, ब्रिजिंग लिगेंड को लिखने से पहले उनके साथ एक रूल्स होता है ओपेक में, हम लगाते हैं म्यू। क्या लगाते हैं, म्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो म्यू लगाने का मतलब है कि वो ब्रिजिंग लिगेंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है म्यू, तो म्यू आपका प्रीफिक्स है यहाँ पे। तो देखो कोबाल्ट तक फिनिश हो गया ना, अभी NH2 की बारी आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग आएंगे हाइफन देन म्यू। ये म्यू करेगा रिप्रेजेंट कि यहाँ पे आपके जो लिगेंड आने वाले हैं वो ब्रिजिंग हैं, और NH2 है तो मतलब आपका आ जाएगा एमाइडो, देन हाइफन। बात समझ में आ रही है क्या। मैंने अगर ऊपर NH2 किया है, नीचे भी NH2 किया है, तो आप फिर से लिख सकते हो म्यू एमाइडो। क्या मेरी बात, ये आपको डाई करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे NH2 जगह सपोज मैं अगर हाइड्रोक्सी लिखता OH, तो फिर आप क्या लिखते, तो लिखते ऊपर देखो म्यू एमाइडो अल्फ़ाबेटिकली में, देन उसके बाद आपका क्या जाता, अगर OH होता तो हो जाता आपका म्यू में हाइफन करके हो जाता हाइड्रोक्सो। क्या समझ में आ रहा है, यस हाइड्रोक्सो। तो ध्यान दो, अगर दोनों NH2 है तो इस तरीके से लिखो, डाई करके भी लिख सकते थे आप, ठीक है, म्यू डाई करके अमाइडो लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको अगर NH2 की जगह अगर OH दे रखा होता एक जगह, तो आपका म्यू हाइड्रोक्सो हो जाता, ठीक है ना। म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपकी कैसे ब्रिजिंग लिगेंड है। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब चलते हैं फिर से हमारे आपके एंड की तरफ चलते हैं। तो फिर से हाइफन आ जाएगा, देन बिस आएगा, देन आपका इथेन, देन यहाँ से हाइफन 1,2, देन हाइफन डाई, एक ही एम आएगा अमाइन, और लास्ट में आपको मिल रहा है क्या, कोबाल्ट भी तो नाम आना चाहिए ना, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे, और लास्ट में आपको मिल जाएगा सल्फेट। हो गया क्लियर, इसमें से किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, सिंपल तरीके से है। अभी इसमें हम लोग इसका निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 × x, भाई 2 कोबाल्ट हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो मैं 2 × x कर दिया, प्लस En कितने हैं, इधर 2 हैं इधर 2 हैं, तो 4 4 कल न्यूट्रल होते हैं, तो 0 × 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर मान के चलो मैंने लिया था ऊपर अमाइन NH2, तो वो आपके चार्ज -1 होगा, नीचे भी माइनस, अगर हाइड्रोक्सो लेते तो भी -1 ही होता, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे -1, प्लस दूसरे के लिए भी -1। अरे भाई आपका OH का भी तो -1 चार्ज होता है ना, अमाइन NH2 का भी -1 होता है, प्लस सल्फेट की बात करोगे तो -2 होता है, 2 सल्फेट है तो 2 का मल्टीप्लाई इजक्वल टू 0। सॉल्व करो तो ये मिलेगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, राइट, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो ये इधर आपका -6 उधर जाएगा तो +6, +6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आंसर इज 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। 3 का मतलब रोमन में आप लिख दो यहाँ पे, एक बार 3 यहाँ लिख दो, और किधर गया कोबाल्ट ये, और 3 आप यहाँ लिख दो, हो गया, क्लियर हो गया ये नेम, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की तरफ भी चलते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा समझेंगे हम लोग, यस। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एक और, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। यहाँ बेटा मैं ले रहा हूँ अमोनिया NH3 4, इट इज़ ए कोबाल्ट
नाउ इट इज़ NH, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं NO2 और कोबाल्ट NH3 4 और इस पर चार्ज ले लेते हैं सपोज हम लोग +3। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन आपको दे रखा है, ठीक है। तो नाम इधर से स्टार्ट होगा बेटा, लेफ्ट साइड से। पहले NH3 मिल रहा है तो अमोनिया मिल रहा है, तो नाम क्या होगा, मोनोडेंटेट है तो बेटा ट्रेस ना होकर टेट्रा होगा, तो TETRA टेट्रा। बेटा अमोनिया है ना तो AMM आएगा, AMMINE टेट्रा अमाइन। कोबाल्ट आएगा टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन हम लास्ट में लिखेंगे, ध्यान देना। कोबाल्ट तक फिनिश होगी बारी, अब आएगी NH की बारी और NO2 की बारी। तो NH वाला NH माइनस में जाएगा, -2 में, तो मतलब ये अमाइडो है, इमाइडो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इमाइड होता है ना, इमाइड में से ई निकल जाएगा, तो हाइफन करके क्या हो जाएगा, तो म्यू तो लगाना पड़ेगा ना आपको, म्यू मतलब ब्रिजिंग लिगेंड। देन आपका हो जाएगा इमाइडो, देन हाइफन म्यू, NO2 है तो मतलब नाइट्रो, हाइफन, देन आपका NH3 आएगा फिर से, तो मतलब फिर से आपका TETRA टेट्रा, EMMINE टेट्रामाइन। ध्यान दो बच्चों के वर्ड को। तो फिर आ जाएगा आपका कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल देंगे बाद में, और लास्ट में आ जाएगा आपका आयन। चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो 2 × X 2 कोबाल्ट है, 4 अमोनिया इधर है, चारों इधर तो 8 है ना, तो 0 × 8 न्यूट्रल होते हैं, प्लस -2 NH के लिए, और NO2 के लिए बेटा कितना -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है +3 है, ये देखो +3 है, ये कितना हो गया -3, उधर जाएगा तो बच्चों कितना +3, मतलब ऐड कर देंगे तो +6, ये तो 0 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी +3 हो गया बच्चों क्लियर। तो थर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड आपका यहाँ भी आ जाएगा, हो गया। तो ये इसका आपका नेम है। तो ब्रिजिंग लिगेंड को लेकर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो हेडिंग ले लेते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जहाँ पे आपको एक तो पार्ट मिलेगा कैटायनिक पार्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट मिलेगा आपको एनायनिक पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज जहाँ में कैटायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसका नेम कैसे होगा, बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो, जैसे बच्चों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कोऑर्डिनेशन पेयर में क्रोमियम, नाउ इट इज़ NH3 6, यहाँ पे आपका ये कोबाल्ट लिया मैंने, और यहाँ लिया मैंने CN6। ध्यान दो, ये जो गिवन स्पीसीज है इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट, और दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन पेयर में क्लोज हैं। तो मतलब आपको पता है कि यहाँ पे जब भी आयनाइजेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायनिक आयनिक आपको लगभग मिलने वाला है। बट क्वेश्चन तो ये है, अब इसमें से पॉजिटिव किसको माने, नेगेटिव किसको माने। तो बच्चों ध्यान देना, हमारे जेई मेंस और नीट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सॉल्ट दिया जाता है तो उसमें कैटायनिक पार्ट बेटा हमेशा क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट प्रेफर करते हैं। तो जनरली फर्स्ट पार्ट आपका कैटाइन होगा आपको मानना है, और सेकेंड पार्ट आपको एनाइन मानना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इसी तरीके से फॉलो करना है। तो जरा ले लेते हैं, इसमें से कैटायनिक पार्ट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा CrANH3 और ये 6, इस पर मान लेते हैं बच्चों हम लोग प्लस कोई भी आप नंबर ले सकते हो, +X ले लेते हैं सपोज, और नेक्स्ट आपका होगा CN6, इस पे ले लेते हैं हम लोग -22, ठीक है ना। अभी इसमें से क्या करना है कि किसी अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मेरे y की वैल्यू पता चल जाएगी, अगर y की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है, इसको लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी को लेके सॉल्व करो, इसको लेके सॉल्व करो या कोबाल्ट को लेके सॉल्व करो। बट ध्यान दो, ये जो कोबाल्ट आपको दे रखा है जहाँ पे CN6 आपको ज्वाइंट करके दे रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपके क्या करना है, जो हम बात करते हैं ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके बेस पे भी आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना क्रिएट होगा, उस वहाँ से भी आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पहले तो निकालना है कि बच्चों ये जो कोबाल्ट है
है ना, वो आपका क्या नोबल गैस को कार्य करने के लिए कितना साइड चाहिए, तो यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि 6 साइड आपको देख रहे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऐड करते हुए। बट इस पर चार्ज कितना क्रिएट होगा वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो चार्ज अब कैसे होगा, तो ये तो बच्चों स्टेबल हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस पर की तरफ हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाता है +3। तो मतलब ये हो गया आपका +3 इंटू सेड -1 इंटू 6 इजक्वल टू कितना -22। तो -22 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी, सॉरी ये आपका -22 मतलब ये आप बाई बना के रखो चार्ज इसको इस तरीके से। तो ये आपको ये -22 मतलब ये इधर से 3 मिलेगा, 6 इंटू मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये -6 हो गया, -3 मिलेगा, उधर आप बाई लेके चलो तो यहाँ से आपको -3 मिल जाएगा। यह बात आप समझो, है ना। यहाँ से क्या इतना आपको मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो एक का चार्ज अगर -3 है तो दूसरी कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो +3 -3 मतलब 3 लेके ही आपको सॉल्व करना है। बट इसकी नेमिंग कैसे होगी वो ध्यान दो। तो नेमिंग के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट में बात करेंगे अमोनिया से, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सा अमाइन क्रोमियम थर्ड हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है ना। ये इसका आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक ध्यान देना पड़ेगा, बाकी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन नंबर का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर है जो फिक्स है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बात करूँगा। Ag+1 इसके लिए बेटा 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, Hg+2 मिल सकता है, इसके लिए आपका 3,4। नेक्स्ट आपका कॉपर+2 Zn+2 निकल+2 प्लेटिनम+2 पैलेडियम+2 Mn+2 निकल 0। इन सब के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूँ तो बच्चों वो आपका 4 डिफाइन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन 0 ऑक्सीडेशन में, तो इसका 5 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो Fe+2 Fe+3 Cr+3 CO+3 एंड Cr0, तो इनके लिए आपका होता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ मोलिब्डेनम में MO+4 इसके लिए 7 होता है। इंपॉर्टेंट टंगस्टन का बेटा प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया, इसका आपका 8 होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से आपके आयोपेक नेमिंग को लेके, तो वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट किया है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों लेक्चर के अंदर हम लोग बात करें कुछ अदर कॉन्सेप्ट पे। आज इसको यहीं रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।